हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे इससे पहले की वीडियो भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले आप उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको भारत शासन अधिनियम 1935 अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि उसी वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, वो कौन कौन से कानून थे जिनकी सहायता से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर लगाम लगाई, किस तरह ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि ऐसा कौन सा विधेयक था जो भारतीय विषयों से संबंधित था और जो पारित नहीं हो सका, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, जो कि ब्रिटिश इतिहास में अभूतपूर्व घटना कहलाती है। अर्थात ना तो ऐसा उससे पहले हुआ और ना उसके बाद। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। तो सबसे पहले जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि। आखिर क्यों लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहना पड़ा कि भारत को नए संविधान की आवश्यकता ही नहीं थी, उसका काम तो भारत शासन अधिनियम 1935 से चल सकता था। अब देखें, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 को जानने से पहले हमें भारत सरकार अधिनियम 1919 के उस प्रावधान को जानना होगा जिसमें साफ साफ लिखा था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। किंतु वैध शासन की असफलता और भारतीयों की अधिक स्वायत्तता मांग के बावजूद 10 वर्ष पूर्व ही सर जॉन साइमन, लेकिन नाम याद रखना है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को एक 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया गया। कितने सदस्य थे उसमें? 7। अब देखिए इसे कैसे याद रखें कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। तो इसको समझने के लिए आप इस सा को पकड़िए। साइमन का सा है, साइमन का पहला शब्द क्या है? पहला अक्षर है सा, और एक ऐसी संख्या देखिए जिसका पहला अक्षर 7 यानी सा हो, तो ये संख्या है हमारे पास 7। तो इसको आप कोरिलेट कर लीजिए साइमन को 7 से। तो अब इस तरह से हमें याद हो जाएगा कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। अब इसका गठन कब किया गया? तो गठन किया गया 8 नवंबर 1927। ध्यान रखना, जब गठन के लिए पूछेगा तब उसका आंसर होगा 8 नवंबर 1927। इसकी खास बातें, सबसे पहली बात कि इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसी भारतीय को इस आयोग में शामिल न किए जाने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो सीधा सा आंसर है कि किसी भी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, देखिए ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, मद्रास अधिवेशन। और कब हुआ ये? 1927। कब हुआ? उसी वर्ष 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन गठित किया जा रहा है, और यहाँ मद्रास अधिवेशन उसी वर्ष दिसंबर 1927 में। और अध्यक्ष थे इसके M.N. अंसारी, ध्यान रखना। और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ध्यान दीजिए, 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा, और 30 जून
कब देखिए 30 जून 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब देखिए इस आयोग की भारतीयों ने तो बहिष्कार किया है, भारतीय उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत शासन अधिनियम 1935 में जो सर जॉन साइमन के आयोग गठित किया गया था, साइमन कमीशन आयोग गठित किया गया था, उसे अनेक बातों को शामिल कर लिया गया। अब देखिए जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्किनहेड, इनका नाम याद रखना आप। लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को एक ऐसा चैलेंज दे दिया कि भाई तुम बहिष्कार कर रहे हो, तुम इसका साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे हो, इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो आप खुद एक ऐसा मसौदा तैयार करके दे दो जो सभी दलों के द्वारा मान्य हो। क्यों कहा भाई उन्होंने इसीलिए कहा कि जब आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आप खुद एक ऐसा मसौदा तैयार करके दे दो जिसे सब दल मान जाए, सब लोग मान लें। लीजिए भारतीयों ने स्वीकार कर लिया, भारत ने कहा हम बिल्कुल तैयार करेंगे ऐसा। तो जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया गया। अब देखिए जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया गया तो उसी का नाम, जब उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसका नाम दे दिया नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए इधर तो नेहरू रिपोर्ट तैयार हो रही है और दूसरी तरफ जिन्ना क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहा है जिन्ना। और इसी के दौरान 1930, 31, 32 में लंदन में आयोजन हो रहे हैं। अंततः देखिए अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1933 में नए संविधान की विचारधारा प्रस्तुत की। इसके संबंध अब देखिए संयुक्त समिति का गठन किया गया और देखिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया और यहीं से भारत शासन अधिनियम 1935 की शुरुआत होती है। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे अंतिम था। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे बड़ा कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे जटिल कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग, और वर्तमान संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक भाग पड़ा है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दें। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये बनते हैं कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जो प्रस्तावना विहीन था। सोचिए, कोई ऐसा अधिनियम आज तक नहीं हुआ जिसका कोई प्रस्तावना ही ना हो। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 जो इतना इम्पोर्टेंट था उसे प्रस्तावना विहीन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका स्वयं का प्रस्तावना नहीं था, बल्कि जो 1919 का अधिनियम था उसी की प्रस्तावना इस भारत शासन अधिनियम 1935 में जोड़ दी गई। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसकी प्रस्तावना नहीं थी, जो प्रस्तावना विहीन था? तो आंसर भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में किस अधिनियम की प्रस्तावना को जोड़ दिया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 को। अब देखें आगे क्या होता है। इसके आगे आता है कि जो इसके उपबंध थे वो कौन कौन से थे? किसके? भारत शासन अधिनियम के। तो इसके जो प्रमुख उपबंध थे उनमें से इम्पोर्टेंट है, उन्हें आप समझ लेना क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन इससे पहले एक बात आप और याद रखना, नेहरू ने इसी भारत शासन अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रमुख उपबंध पहला था अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसका उपबंध था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। किस तरह से? 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 कमिश्नरियां होंगी
तथा उन देशी रियासतों को जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाह रहे हैं उनसे मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करनी थी। और यहीं से क्वेश्चन IAS में बना है, इसमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेना। केंद्र सरकार 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलती रही, ये नहीं लग रहे हैं अभी, ये लागू नहीं हो रहे हैं। 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही केंद्र सरकार चल रही है। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई। देखिए, तो वह तिथि है 1 अप्रैल 1937। ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1937। इसके बाद आता है केंद्र में द्वैध शासन। अब जो केंद्र में द्वैध शासन आ रहा है, लेकिन इससे पहले 1919 में द्वैध शासन लाया गया था, डायर की ना, किसने दिया था? डायर की, लायोनिड पोर्टिस ने सबसे पहले दिया था। तो जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और कहाँ पर लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया। इसके अतिरिक्त तो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? संघीय न्यायालय। देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना इसका एक प्रमुख उपबंध था। किसका? भारत शासन अधिनियम 1935 का। 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस बुएयर। और इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य, कितने? 4 अन्य न्यायाधीश थे। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि संघीय न्यायालय के खिलाफ किसी को अपील करनी है तो वो प्रीवी काउंसिल में ही कर सकता था। इसके बाद आता है इसका प्रमुख उपबंध, शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, प्रांतीय सूची और संबंधित सूची, जो आज दिखाई दे रही है। संघ सूची में विषय हैं 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और संबंधित सूची में 36 विषय। इसके अतिरिक्त जो अपशिष्ट विषय थे, उन अपशिष्ट विषयों सहित और जो आपातकालीन अधिकार थे वो वायसराय को सौंप दिए गए। किसे सौंप दिए गए? वायसराय को। इसके अतिरिक्त और क्या उपबंध थे? 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल। आगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। अब देखिए, इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हो रहा है, इससे पहले आप 1919 में पढ़ रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति सिखों पर भी लागू हो रही है। और यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 में आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त जो भारत परिषद का गठन किया गया था, उसका अंत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 1935 में बर्मा को अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1935। ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने 6 प्रांतों में, ध्यान रखना पूछा जाता है क्वेश्चन, 6 प्रांतों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मुंबई, यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बना ली। कुल 3 प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम तथा सिंध में मिलीजुली सरकार गठित की गई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का गठन हुआ। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, जिसे तब संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी जाती थी, में 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई और इस सरकार में, यानी संयुक्त प्रांत में, गोविंद बल्लभ पंत को मुख्यमंत्री, विधि तथा न्याय मंत्री KN काटजू, याद रखना, विधि तथा न्याय मंत्री KN काटजू, जबकि वित्त मंत्रालय रफी अहमद किदवई को दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, वित्त मंत्रालय किसे दिया गया, कानून मंत्रालय किसे दिया गया, मुख्यमंत्री कौन थे। अब देखिए, लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में 2 कारणों से सामूहिक त्याग पत्र दे दिया। कौन से थे? 1, बिना कांग्रेस की सहमति से भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। नंबर 2,
कांग्रेस के युद्ध की घोषणा के बाद जो उन्होंने मांग कर रहे थे संविधान की, उसकी उपेक्षा की गई। ध्यातव्य है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939, ध्यान रखना 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने में उनका सहयोग किसने किया या उनका साथ किसने दिया? तो वह नाम था डॉक्टर अंबेडकर का। ध्यान रखिएगा, नेहरू ये थे अंबेडकर। अब जब नेहरू रिपोर्ट आ रही है तब मुस्लिम लीग अड़ा रही है, जब कांग्रेस इस्तीफा दे रही है तब मुस्लिम लीग अड़ंगा अड़ा रही है, और साथ ही साथ अंबेडकर भी मुक्ति दिवस मना रहे हैं, यानी सहयोग कर रहे हैं। क्या चाहती है? अब कांग्रेस मंत्रिमंडल के से त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा ब्रिटिश जो उस समय बायस आए थे, देखिए कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। लेकिन इसको हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि 1937 के जो चुनाव थे उस समय जो सरकार का गठन किया गया, उस समय कौन मुख्यमंत्री बनाए गए और कौन सरकार थी, किसकी सरकार थी? तो मद्रास में मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालाचारी, और इससे पहले अभी हमने आपको बताया था वहां पर कांग्रेस शासन था। बंबई में थे बीजी खरे, ध्यान रखना बीजी खरे कांग्रेस शासित। मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री एन.वी. खरे तथा और बाद में रविशंकर शुक्ल, ये भी कांग्रेस शासित था। इसके बाद बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री, ये भी कांग्रेस शासित। संयुक्त प्रांत, जिसे तब उत्तर प्रदेश की संज्ञा दी जाती थी, में मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, और ये भी कांग्रेस। उड़ीसा में बी.एन. दास, दल कांग्रेस। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत डॉक्टर खान साहब, मिलीजुली सरकार। सिंध अल्लाह बख्श, बाद में बंदे अली खान, ध्यान रखना बाद में बंदे अली खान, और यहाँ पर सरकार किसकी थी? मुस्लिम लीग की। असम में सादुल्ला, और बाद में बनाए गए गोपीनाथ बारदोले मुख्यमंत्री, बाद में बनाए गए तो यहाँ ध्यान रखना सरकार किसकी थी? मिलीजुली। पंजाब के मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खान, और पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी। यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है पंजाब और बंगाल से कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, पार्टी कौन सी थी, बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे, पार्टी कौन सी थी। तो पंजाब में मुख्यमंत्री थे सिकंदर हयात खान, और पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। बंगाल में मुख्यमंत्री बने फजरुल हक, और किसकी पार्टी थी? मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखना। क्रिप्स मिशन को हम बाद में पढ़ेंगे, जो 1942 में आया था। लेकिन उससे पहले अभी और देख लेते हैं, जो यहाँ पर नेहरू समिति गठित की गई थी। नेहरू समिति जो गठित की गई थी, उनके अध्यक्ष सहित 11 सदस्य हैं नेहरू समिति। अब देखिए इसमें कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा जवाहरलाल नेहरू को सचिव बनाया गया, जबकि मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बेटा इनका सचिव। सर इमाम शुएब कुरैशी, मुस्लिम लीग के दोनों। एम.एस. अड़े हिंदू महासभा से, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हिंदू महासभा के कौन सदस्य थे? हिंदू महासभा के सदस्य थे दो, एम.एस. अड़े और एम.आर. जयकर, दोनों ही हिंदू महासभा से थे। जी.आर. प्रधान, अब देखिए जी.आर. प्रधान हरिजन थे। सरदार मंगल सिंह सिख थे। टी.वी. सप्रू उदारवादी थे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू समिति में कौन उदारवादी थे, तो आंसर हो जाएगा टी.वी. सप्रू। एन.एम. जोशी श्रमिक संघ से थे, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, श्रमिक संघ से कौन थे? एम.एन. जोशी। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 8 अगस्त 1940 को जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, और इसमें कहा गया कि भारतीयों का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है,
और युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। अब कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही इस पर असंतोष व्यक्त कर रही है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस विचारधारा के पोषक कौन थे? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। अर्थात व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो वो गांधी जी ने शुरू किया था। आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 कब? 17 अक्टूबर 1940 पवनार आश्रम से शुरू किया जा रहा है। पवनार आश्रम कहाँ है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र। अब यहाँ पर जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। अब इसी को कहा जाता है दिल्ली चलो। अब देखिए, ध्यान आपको क्या करना है, रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी। पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। महात्मा गांधी नहीं होना है, ध्यान रखना, महात्मा गांधी नहीं है प्रथम सत्याग्रही, बल्कि आचार्य विनोबा भावे हैं। प्रश्न बनता है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्वेश्चन बनता है, दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है? तो दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही कहा जाता है। अब देखिए, जो क्रिप्स मिशन 1942 था उसके प्रमुख उपबंध क्या थे? पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया भाई? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया जाए और उसकी जो मांग थी वो इस प्रस्ताव ने नामंजूर कर दिया। अब कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि कांग्रेस इसमें भारत के टुकड़ों में बांटने के संभावना के द्वारों को खोल दिया गया, उसका ये मानना था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को कहा पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात बाद की तिथि का चेक। किसे कहा? गांधी जी ने कहा क्रिप्स प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक, और ये कहकर आलोचना की। गांधी जी के शब्दों में ही कुछ और शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिए और उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक का नाम उत्तर दिनांकित चेक है। टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है और ये संज्ञा किसने दे दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को। अब आता है बेवल योजना और शिमला समझौता। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। किया जाता है अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो 14 जुलाई 1942। कहाँ पर? वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति में। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के प्रसिद्ध मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया और गांधी जी ने यहीं पर एक नारा दिया, करो या मरो का। ध्यान रखिएगा, करो या मरो का नारा कहाँ दिया? ग्वालियर टैंक। कहाँ पर? मुंबई में। प्रश्न कैसे बनेंगे? जब 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति थी, इस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। अनुमोदन कब मिला? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर मिला? मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। करो या मरो का नारा कब दिया? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर दिया? मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक में। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब अक्टूबर 1943 लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवल को वायसराय बनाया जाता है और लॉर्ड बेवल 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसे बेवल योजना कहा जाता है। अब इसके क्या उद्देश्य थे या इसके क्या उपबंध थे, प्रमुख बातें क्या थी? इसकी प्रमुख बातें जो थी वो स्पष्ट था, इसमें स्पष्ट था कि कांग्रेस जो कार्य समिति है उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। लीजिए, हिंदुओं की संख्या कहाँ, मुस्लिमों की संख्या कहाँ, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, किसमें कहा गया है? बेवल योजना में। अब देखिए आगे क्या होता है।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये इसके प्रमुख उपबंध थे बेवल योजना के, जो 4 जून 1945 को प्रस्तुत की गई। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया और इसमें जो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया उन्होंने वो थे अबुल कलाम आजाद, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग चाह रही थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और अंततः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। शिमला सम्मेलन भी विफल घोषित हो गया। क्यों घोषित कर दिया गया? मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण। एक तरफ तो बेवल योजना कह रही है कि मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, भाई लोग। अब मुस्लिम लीग तो लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, जो सदस्य होंगे वो हमारे द्वारा चुने जाएंगे। अब भाई मुस्लिम लीग में तो है ही, लेकिन कांग्रेस में भी तो उससे ज्यादा मुस्लिम सदस्य हैं, तो यह यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखिए आज का सफर हमारा यहीं तक, और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए, जब तक आपने हमारा इतना सहयोग किया, आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय जय भारत।